वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नर्सिंग में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रीक्लेम्सिया इज, प्रीक्लेम्सिया में सबसे उपयुक्त औषधि कौन सी है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रीक्लेम्सिया इज, प्रीक्लेम्सिया में सबसे उपयुक्त औषधि बताना है आपको। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रीक्लेम्सिया। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है आपका। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि महिलाओं में प्रथम गर्भावस्था के समय मातृ दौरा अर्थात प्रीक्लेम्सिया होने की संभावना अधिक रहती है। कुछ महिलाओं में यह समस्या प्रत्येक प्रेगनेंसी में देखी जा सकती है। यह आमतौर पर उस महिला में होता है जिसका रक्तचाप सामान्य होता है या 20 सप्ताह के बाद शुरू होता है। फ्रेंड्स सामान्यतः इसका कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है। उच्च रक्तचाप तथा मूत्र में प्रोटीन इसके लक्षण होते हैं। इसके उपचार के लिए मैग्नीशियम सल्फेट सबसे उपयुक्त औषधि होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। इंक्रीज्ड पल्सेशन felt through the lateral fornices at 8th month of pregnancy is, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्सिनेस में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इंक्रीज पल्सेशन, बढ़ा हुआ जो पल्सेशन है, फिल्ड थ्रू दी लेटरल फोर्निसेस एट 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ जो पल्सेशन होता है वो क्या बताता है? फ्रेंड्स गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, आसिएंडर लक्षण होगा। ठीक है, ओसिएंडर साइन, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं। गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर्निसेज में बढ़ा हुआ जो पल्सेशन होता है ओसिएंडर का लक्षण बताता है। फ्रेंड्स पल्सेशन नहीं यहाँ पे ठीक है, पल्सेशन होता है। गर्भावस्था का 8वें महीने में बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है। ठीक है, गर्भावस्था में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो 8वां महीने में बच्चा क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है और इस महीने में बच्चे का शरीर पूरी तरह से बन चुका होता है, परंतु फेफड़े व मस्तिष्क का विकास प्रगति पर होता है। वहाँ पे क्या होता है, फेफड़े का विकास हो रहा होता है और मस्तिष्क जो प्रगति कर रहा होता है 8वें महीने पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, आप देखकर तुरंत आंसर दे सकते हैं। गेस करें नॉर्मल फेटल हार्ट साउंड इज पर मिनट कितना होता है? फ्रेंड सामान्य भ्रूण की जो हृदय गति होती है, ध्वनि होती है, वो पर मिनट कितनी होती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें फ्रेंड्स हार्ट साउंड कितना होता है, फेटल हार्ट साउंड कितना होता है, नॉर्मल फेटल हार्ट साउंड बताना है फ्रेंड्स पर मिनट। सिंपल क्वेश्चन है, गेस करें कितना होता है सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि। देखिए फ्रेंड्स ये क्या होता है, 120 से 160 बीट पर मिनट होता है। 120 से 160 बीट पर मिनट होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 110 से 160 बीट पर मिनट लिखा होता है और कहीं कहीं 150 भी लिखा होता है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, सटीक आंसर जो हो आपको वही देना है। 110 से 150 लिखा होता है, बट ज़्यादातर केसेस में फ्रेंड्स 120 से 160 बीट ही लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 120 से 140 बीट पर मिनट लिखा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन आप देख ही लेंगे। ठीक है, सामान्य भ्रूण की जो हृदय ध्वनि वो 120 से 160 बीट प्रति मिनट होती है। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। विच ड्रग टर्न्स द कलर ऑफ यूरिन इन रेड? कौन सी औषधि लेने पर मूत्र का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, विच ड्रग टर्न्स द कलर ऑफ यूरिन इज द रेड। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, ओंडम सेट्रान नहीं, इससे मूत्र का रंग लाल नहीं होता है। ये तो उल्टी वगैरह में जब जी मिचलाता है या उल्टी वगैरह होती हैं तब दिया जाता है ओंडम सेट्रान। इसकी टेबलेट हो जाती है और इंजेक्शन भी आते हैं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आयरन के जो कैप्सूल हैं ये भी खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मूत्र का जो रंग है वो लाल नहीं होता है। आइसोनियाजिड ये फ्रेंड्स टीबी में दी जाती है जब आपको तपेदिक हो जाता है, और रिफेम्पिसिन ये भी आपको तपेदिक में ही दी जाती है, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड। बट यहाँ पे आइसोनियाजिड टेबलेट खाने से भी मूत्र का जो रंग होता है वो पेशाब का रंग जो लाल नहीं होता है। बट यहाँ पे रिफेम्पिसिन जो टेबलेट है, दवा है, मेडिसिन है, इसका यूज करने से या औषधि लेने से, रिफेम्पिसिन औषधि लेने से मूत्र का जो रंग है वो लाल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स कि रिफेम्पिसिन औषधि लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है। इस दवा का उपयोग कर रहे रोगियों में यह अपेक्षित है। इस दवा का विवरण पूरे शरीर में अधिक होता है, जो मस्तिष्क, मेरुद्रव सहित कई अंगों और शरीर के तरल पदार्थों में प्रभावी सांद्रता तक पहुंचता है। पदार्थ स्वयं लाल होने के कारण इसका जो वितरण है लाल रंग का हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल इज, पैरासीटामोल का विषनाशक क्या है? बताएं फ्रेंड्स, पैरासीटामोल का विषनाशक क्या है? एंटीडोट क्या है पैरासीटामोल का? बताएं। पैरासीटामोल का एंटीडोट बताना है आपको। जो अगर पैरासीटामोल जो दवा है इससे लेने से कोई आपको दिक्कत होती है, परेशानी हो गई है, ठीक है, तो इसका तोड़ बताना है आपको, एंटीडोट बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे एंटीडोट इसका क्या होगा फ्रेंड्स, एन एसिटिल सिस्टीन, एन एसिटिल सिस्टीन होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि एसिटाइल सिस्टीन, जिसे एन एसिटाइल सिस्टीन के रूप में भी जाना जाता है, एसिटाइल सिस्टीन या फिर एन एसिटाइल सिस्टीन के रूप में भी इसे जाना जाता है। एन एसिटाइल सिस्टीन एक दवा है। क्या है? एक दवा है जिसका उपयोग पैरासीटामोल के ओवरडोज के इलाज के लिए किया जाता है। जब आपने पैरासीटामोल की ओवरडोज ले रखी है, ठीक है, तो ओवरडोज का जो आपने ओवरडोज लिया है पैरासीटामोल को, उसके इलाज के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एसिटाइल सिस्टीन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। ये दवा दी जाती है ताकि इसका असर कम हो जाए पैरासीटामोल का, जो आपने ओवरडोज ले रखी है। यह दवा सिस्टिक फाइब्रोसिस या क्रोनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसी रोग के साथ व्यक्तियों में मोटी बलगम को ढीला करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इसे आहार अनुपूरक के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसे नसों, मुंह व मुहासे के माध्यम से लिया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुआसे के माध्यम से लिया जाता है, या नसों के माध्यम से, मुंह और कुआसे के माध्यम से लिया जाता है। एसिटिल सिस्टीन का जो फार्मूला है फ्रेंड्स ये है C5H9NO3S। एसिटिल सिस्टीन का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स ये है C5H9NO3S, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज, इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा कौन सी है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। बताएं पहले क्वेश्चन को अच्छे से, और फ्रेंड्स आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। पढ़ें क्वेश्चन को। द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज, तो यहाँ पे देखिए ओसेल्टामिविर, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ओसेल्टामिविर। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स हम कि इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर है। इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए
उपयोग में लाई जाने वाली जो दवा होती है वो एंटीवायरल जो दवा है वो ओसेल्टामिविर है। इस दवा का इस्तेमाल H1N1 इन्फ्लुएंजा अर्थात स्वाइन फ्लू के इलाज में किया जाता है। ठीक है, H1N1 जो इन्फ्लुएंजा है अर्थात स्वाइन फ्लू के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओसेल्टामिविर एंटीवायरल दवा है जो इन्फ्लुएंजा ए और बी दो के रोगियों में निर्धारित है। ए और बी के रोगियों के लिए निर्धारित है जो ओसेल्टामिविर दवा है। यह गंभीर स्थिति में रोगियों को दी जाती है। ओसेल्टामिविर कुछ दुष्प्रभाव भी हैं इसके। जो ओसेल्टामिविर जो टेबलेट है दवा है इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जिसकी मतली, सिर दर्द, दस्त, अनिद्रा, सिर चकराना आदि। ओसेल्टामिविर रूप में से गोली या फिर तरल के रूप में लिया जाता है। ठीक है, दवा मौखिक ली जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लें फिर आंसर दें। विच ड्रग कॉजेज लैक्टेशन सप्रेशन इन आ पोस्ट नेटल मदर? प्रसव के बाद माँ में कौन सी दवा लैक्टेशन दमन का कारण बनती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अच्छे से पहले पढ़ें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। विच ड्रग कॉजेज लैक्टेशन सप्रेशन इन आ पोस्ट नेटल मदर? प्रसव के बाद माँ में कौन सी दवा लैक्टेशन दमन का कारण बनती है? तो यहाँ पे देखिए ब्रोमोक्रिप्टीन। क्या होगा? ब्रोमोक्रिप्टीन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट होगा, ब्रोमोक्रिप्टीन। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि ब्रोमोक्रिप्टीन दवा या औषधि का उपयोग पोस्ट नटल माताओं में लैक्टेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टीन एक डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। क्या है? ब्रोमोक्रिप्टीन एक डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये दुग्ध के स्रावण सिक्रेशन को रोकने का काम करता है। ये क्या करता है? दुग्ध के सिक्रेशन को रोकने का काम करता है, जिससे प्रोलैक्टिन का स्रावण रुक जाता है और जो दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ब्रोमोक्रिप्टीन का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। आप पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ें क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन डैमेज द 8 cranial nerve? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी 6 रोगी औषधि 8वीं क्रैनियल तंत्रिका को क्षति पहुंचा सकती है? गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कैन डैमेज द 8 cranial nerve? निम्नलिखित में से कौन सी 6 रोगी औषधि और 8वीं क्रैनियल तंत्रिका को क्षति पहुंचा सकती है? देखिए फ्रेंड्स, ये आइसोनियाजिड, इससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे एमिनोसैलिसिलिक अम्ल जो होता है, पारा एमिनोसैलिसिलिक अम्ल, इससे भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। इथम्बुटोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है, ये क्या करती है फ्रेंड? जो 8वीं क्रैनियल नर्व है इसको क्षति पहुंचा सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या करती है? 8वीं जो क्रैनियल नर्व है उसे क्षति पहुंचा सकती है। चलिए आप एक्सप्लेन देखते हैं कि स्ट्रिप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, पैरा एमिनोसैलिसिलिक अम्ल या इथम्बुटोल और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये सभी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं। बट यहाँ पे 8वीं जो क्रैनियल नर्व है उसको क्षति कौन पहुंचा सकती है? तो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो दवा है ये 8वीं कपाली तंत्रिका को क्षतिग्रस्त कर सकती है। स्ट्रिप्टोमाइसिन एक तरह के एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग तपेदिक में किया जाता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब बुखार हो, सॉरी यहाँ पे तपेदिक, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? तपेदिक, क्षय रोग, टीबी रोग, इसे तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका ये फ्रेंड्स टीबी रोग है, ठीक है, इस टीबी रोग को फ्रेंड्स हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, इसे क्षय रोग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इसे कई नामों से बुलाते हैं। इसका इस्तेमाल में इसके इस्तेमाल से जीवाणु का विकास जो है वो रुक जाता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या होता है? जो फ्रेंड्स जीवाणु का विकास होता है उसको रोक देती है, रोकने का काम करते हैं। मतलब ये क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है।
जो ये आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देती, इसे बढ़ने नहीं देती। अगर बैक्टीरियोसाइडल होती तो बैक्टीरिया को किल कर देती, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती ये, बट यहाँ पे ये है क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देना, वहीं पर रोक देना, उसकी वृद्धि को बढ़ने ना देना, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का काम है। ये आपकी क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। बट ये आठवीं जो क्रेनियल नर्व होती है आपकी कपाली तंत्रिका, इसको क्षतिग्रस्त कर सकती है, ठीक है, ये तपेदिक में उपयोग की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दे। सभी सिंपल क्वेश्चन है। रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज, डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है? बताएं फ्रेंड्स, जो डीपीटी का टीका है वो कैसे दिया जाता है? रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज, डीपीटी का जो टीका है वो दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछे गए हैं, रिपीटेड भी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंट्रामस्कुलर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्या होगा? इंट्रामस्कुलर होगा, ठीक है, मांसपेशियों में दिया जाता है। चलिए आप एक्सप्लेन देखते हैं हम कि डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, डीपीटी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जो डीपीटी है ये 3 रोगों में दिया जाता है, ठीक है, बट एक ही इंजेक्शन एक ही होता है, जो टीका होता है वो एक ही होता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ठीक है। ये कुकुर खांसी में भी दिया जाता है, जिसे आप कहते हैं हुपिंग कफ, और टिटनेस में भी लगाया जाता है, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन को मांसपेशियों में लगाया जाता है, अर्थात इंट्रामस्कुलर आईएम लगाया जाता है, ठीक है। इसका टीकाकरण 4 से 5 वर्ष की उम्र में या उम्र के बच्चों की अंडकोशी जांग में, ठीक है, मिडिल थाई, मध्य थाई में लगाया जाता है, और 2 से 6 महीने की उम्र वाले जो नवजात शिशु हैं उनके डेल्टाइड पेशी में लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए डेल्टाइड और ग्लूटियल मसल्स कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी पता है डेल्टाइड पेशी, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बात की गई डेल्टाइड पेशी, ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप जरूर हमें बताएं कि डेल्टाइड पेशी कहाँ पर होती है, बॉडी के किस अंग पर डेल्टाइड पेशी होती है, और ग्लूटियल मसल्स कहाँ पाई जाती है। इन दोनों मसल्स को आपको बताना है कि दोनों अलग अलग हैं, बट पाई कहाँ जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए सभी सिंपल हैं क्वेश्चन। द मॉस्क्विटो दैट ब्रीड्स मोस्टली इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन कह रहा है कि वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होते हैं। अप्राकृतिक संग्रह, बताएं फ्रेंड्स, कौन सा मच्छर है जो अप्राकृतिक संग्रह, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जल संग्रहित ना हुआ हो, ठीक है, जिसे मानव के द्वारा संग्रहित किया गया हो, आप मतलब बिना किसी वजह के गंदा दूषित पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है, भरा रहता है अप्राकृतिक तरीके से। आपने देखा होगा फ्रिज के जो पीछे का पानी होता है, फ्रिज के पीछे आपने देखा होगा पानी भरा रहता है। कभी कभी बहुत से लोग हैं जो ध्यान नहीं देते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक भरा रहता है, तो उसमें क्या होता है, मच्छर ही तो पनपते हैं। और आपने देखा होगा घड़े का पानी है, ठीक है, बहुत से लोग हैं जहाँ पे घरों में घड़े रखते हैं और वहाँ पे अगर पानी वगैरह भराव बना रहता है, ठीक है, दूषित पानी वहाँ पे भराव बना रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मच्छर पनपने लगते हैं। तो कौन से मच्छर पनपते हैं? तो एडीज मच्छर पनपते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एडीज। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि एडीज मच्छरों की एक प्रजाति है। एडीज जो है वो मच्छरों की एक प्रजाति है। सभी मच्छरों की तरह इसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा एवं वयस्क। क्या होता है? अंडा हुआ, लार्वा, प्यूपा एवं वयस्क। एडीज मच्छर प्रायः पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में पैदा होते हैं, जहाँ पे पानी का भराव होता है, जैसे कि एडीज मच्छर नम मिट्टी पर अपना अंडा देते हैं, ठीक है, नम मिट्टी पर अपना अंडा देते हैं। यह कई महत्वपूर्ण रोगों जैसे कि फाइलेरिया, चिकनगुनिया, पीत ज्वर आदि का वाहक है, जबकि एनाफिलीज, क्यूलेक्स आदि पानी के अंदर अंडे देते हैं, ठीक है, पानी पर अंडे देते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होते हैं, जो एनाफिलीज और ये क्यूलेक्स होते हैं, ये फ्रेंड्स पानी पर ही अंडे देते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। The calories provided by 100 ml of breast milk to an infant। किसी शिशु को 100 ml स्तन दूध के
द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द कैलोरीज प्रोवाइडेड बाय 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क टू एन इन्फेंट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन बी। आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द कैलोरीज प्रोवाइडेड बाय 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क टू एन इन्फेंट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा 66 कैलोरी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 66 कैलोरी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। द पेरीफेरल वर्कर ऑफ ICDS स्कीम इज। ICDS योजना में परिधि कर्मचारी है। फ्रेंड्स ICDS का पूरा नाम जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ICDS का पूरा नाम क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ICDS योजना में परिधि कर्मचारी कौन से होते हैं बताएं फ्रेंड्स। ये परिधि कर्मचारी कौन से होते हैं, पेरीफेरल वर्कर कौन से होते हैं फ्रेंड्स। पेरीफेरल वर्कर कौन से होते हैं, जो परिधि कर्मचारी, तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स। देखिए ICDS का जो पूरा नाम होता है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होता है। पूछ लिया था फ्रेंड्स नाम, इसलिए आप लोग ध्यान में जरूर रखें। योजना में परिधि कर्मचारी हैं, ICDS योजना में परिधि कर्मचारी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण वर्ग का देखभाल केंद्र है। इसकी शुरुआत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इनके अन्य कार्यों में शामिल है सभी परिवारों का नियमन या नियमित रूप से सर्वेक्षण, स्कूल पूर्व स्कूल गतिविधि का आयोजन और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करना या कराना है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये श्रव्य ध्वनि की बात की गई। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज बिटवीन। यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य की जो कर्ण की श्रव्य सीमा कितनी होती है, किसके बीच होती है, कितनी हर्ट्ज के बीच होती है जिस ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। बताएं फ्रेंड्स कितने हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको मनुष्य सुन सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसे मनुष्य सुन सकता है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि है इसे हम सुन सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि ये तरंगे या वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज या उससे अधिकतम आवृत्ति 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 से या उससे अधिकतम 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो आवृत्तियाँ होती हैं उनको हम सुन सकते हैं। ये श्रव्य तरंगें कहलाती हैं फ्रेंड्स। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के तरंगे नहीं सुन सकता है। क्या होता है, 20 हर्ट्ज से जो कम के तरंगे होते नहीं सुन सकता, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती हैं। अतः मनुष्य कान की श्रव्य सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट गिव्स शेप्ड एंड सपोर्ट टू दी ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है फ्रेंड्स। बताएं आकार और सहारा कौन देता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। व्हाट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू दी ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है। तो फ्रेंड्स ये बोन्स देती हैं, हड्डियां जो हैं आपकी अस्थियां हैं, ये क्या होती है, मानव शरीर को आकार और सहारा देती हैं। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि कंकाल तंत्र अस्थियां, अर्थात जो कंकाल तंत्र है कहने का मतलब अस्थियां शरीर को एक निश्चित आकार एवं सहारा देती हैं। हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। स्तनधारियों में इसके 4 भाग दायां और बायां आलिंद और निलय होता है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो हथेलियों तलुओं को छोड़कर पूरे शरीर को ढके रहता है। ठीक है, हथेली और आपके जो तलवे हैं उनको छोड़कर पूरे शरीर को ढके रहता है फ्रेंड्स। मांसपेशियां हड्डियों को ढककर शरीर को एक सुदृढ़ आकृति देती हैं। लिगामेंट एक संयोजी ऊतक होता है फ्रेंड्स जो
दो अस्थियों को जोड़ता है तथा टेंडन अस्थियों एवं मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। फ्रेंड्स देखिए, एक्सप्लेन पढ़ने से कई फायदे होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे कहा गया मांसपेशियों हड्डियों को ढककर शरीर को एक सुदृढ़ आकृति देती है। यहाँ पे फ्रेंड्स कहा गया कि लिगामेंट एवं संयोजी ऊतक होता है। जो लिगामेंट है ये क्या करता है, एक संयोजी ऊतक होता है जो दो अस्थियों को जोड़ता है। फ्रेंड्स अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला क्या कहलाता है फ्रेंड्स, लिगामेंट कहलाता है। और फ्रेंड्स टेंडन क्या होता है, ये अस्थि और मांसपेशी दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसे टेंडन कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, आप पढ़ लें फिर आंसर दें। भी सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। पढ़ें। अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज, गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन्स कौन सा है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अ पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज, गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन्स कौन सा है, गेस करें। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन्स कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स ये रिलैक्सिन हार्मोन्स है। ठीक है, जो पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, रिलैक्सेसिन। जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। यह हार्मोन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करने का काम करता है। जो आपका हार्मोन्स है फ्रेंड्स, गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स है रिलैक्सिन, ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करने का काम करता है। यह गर्भाशय को सिकुड़ने से भी रोकता है, गर्भाशय को सिकुड़ने से भी रोकने का काम करता है रिलैक्सिन। यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करने का भी काम करता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।